What's up guys? Welcome back to the channel. This is खुशी, your friend, well wisher and mentor as well. तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म कर दिया था। आज हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। तो बिना डिले किए सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, आज का टॉपिक हमें पढ़ना है पार्टनरशिप। सबसे पहले हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दो टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद बचेंगे दो टॉपिक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो उन दो को नेक्स्ट वीडियो में कवर करके हमारे चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो बेटा, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक लॉफुल बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप देखो एग्रीमेंट के द्वारा की जाती है। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन एग्रीमेंट से होता है। अब एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। जहां दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर साथ में एक एग्रीमेंट बनाएंगे, एग्रीमेंट कैन बी ओरल और कैन बी रिटर्न। ओरल एग्रीमेंट में क्या होता है कि फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो उसको तुम्हें सॉल्व करना है भाई, या फिर एग्रीमेंट रिटर्न बना लो। तो जनरली प्रेफर करते हैं कि एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ना देखने को आए। अब जो रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं मैम, उसको क्या बोलते हैं? तो किसी भी पार्टनरशिप में जो रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं वो होता है पार्टनरशिप डीड। अब मैम क्यों बनाते हैं ये पार्टनरशिप डीड, क्या होता है इस एग्रीमेंट में? तो बेटा, इस एग्रीमेंट में सारे ही पार्टनर्स की, हर एक पार्टनर के राइट्स लिखे होते हैं, ड्यूटीज लिखी होती है, उन्हें क्या काम करना है, क्या उनके राइट्स हैं, कितना उनका शेयर है प्रॉफिट्स और लॉसेस में, सब कुछ इस पर्टिकुलर डीड में लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब देखो लिखा क्या है। Partnership. A partnership is an agreement between two or more persons who agree to carry on a business together and share profits in a defined ratio. It is governed by the Indian Partnership Act 1932. अब देखो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो मैम क्या होगा? बेटा, फ्यूचर में जब दिक्कत आएगी कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को किस रेशो में शेयर करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए इसलिए हम पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करते हैं। अब देखो, या तो पार्टनरशिप डीड बना लो, एग्रीमेंट बना लो, तो उसमें लिख लो कि तुमको किस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करने हैं। और अगर तुमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तुम कितना काम कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कितना बर्डन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सभी पार्टनर्स के बीच इक्वली डिवाइड हो गए। तो जनरली प्रेफर करते हैं कि पार्टनरशिप डीड बना लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड टॉपिक आएगा हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आखिर इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मेशन बाय एग्रीमेंट। मैंने अभी बताया था आपको, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन एग्रीमेंट से ही स्टार्ट होता है बेटा। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब एक एग्रीमेंट करते हैं बिजनेस का, तो वो क्या होती है? पार्टनरशिप। एग्रीमेंट ओरल भी और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन जनरली प्रेफर होता है कि एग्रीमेंट जो है उसको हम रिटर्न बनाए जिससे कि फ्यूचर में हमें कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। देखो क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज फॉर्म थ्रू एन एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न among partners. This agreement outlines profit sharing ratio, duties, rights and responsibilities. तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या राइट्स हैं, किस रेशो में तुम फ्यूचर में प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे होगे, ये सब कुछ इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है म्यूचुअल एजेंसी। अब मैम म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है? बेटा, म्यूचुअल एजेंसी से मतलब होता है कि पार्टनरशिप में एवरी पार्टनर, हर पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। अब मैम क्या मतलब प्रिंसिपल भी होता है एजेंट भी होता है? देखो, प्रिंसिपल और एजेंट से ये मतलब है कि जब एक पार्टनर बड़ा बनकर दूसरे पार्टनर्स को कोई काम बताएगा, कोई डिसीजन मेकिंग देगा, कोई डिसीजन लेगा, किसी काम करने को कहेगा, तो दूसरे जो पार्टनर्स हैं वो एजेंट बनकर उसकी बात को सुनेंगे। और वहीं दूसरे पार्टनर्स ऑर्डर दे रहे होंगे तो पहला पार्टनर एजेंट बनकर सुनेगा। तो जब कोई दूसरा पार्टनर ऑर्डर देना है तो हमें उसका एजेंट भी बनना है, और जब हम ऑर्डर दे रहे हैं तो दूसरे पार्टनर भी हमारे एजेंट होंगे, हम प्रिंसिपल होंगे। तो यही है म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, every partner is an agent for others, meaning they can act on behalf of the firm and also bind others by their actions. One partner's decision is legally binding on the firm. एक पार्टनर का डिसीजन लीगली बाइंड करता है पूरे फॉर्म को, सारे ही पार्टनर्स को इसको मानना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है हमारा वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
देखो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है कि या तो बेटा एग्रीमेंट बना लो और उसमें लिख लो, तो फ्यूचर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम उस रेशो में फ्यूचर में जब तक कंपनी रहेगा, जब तक एग्रीमेंट रहेगा, डिसोल्यूशन फॉर्म जब तक नहीं होगा, तब तक तुम इसी रेशो में प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करोगे। और अगर तुमने एग्रीमेंट नहीं बनाया बेटा जी, तो प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली शेयर होंगे। कोई भी सैलरी नहीं होगी एक्स्ट्रा, कोई बोनस नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इन फिक्स्ड रेशो एज पर द एग्रीमेंट। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट दे आर शेयर्ड इक्वली। इक्वली उसके बाद वो शेयर होंगे अगर हम एग्रीमेंट नहीं बनाते। नेक्स्ट आ रहा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब मैम अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है? देखो, हमने लास्ट क्लास में समझा था कि लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। बेटा जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ऐसे ही पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यहां भी अगर तुम बिजनेस के नाम से लिए हुए लोन को रीपे नहीं कर पाता बिजनेस, तो तुम्हें उसको अपने पर्सनल एसेट्स बेचकर रीपे करना पड़ेगा। तुम्हारे पर्सनल एसेट्स खतरे में होते हैं। देखो क्या लिखा है, लाइक सोल proprietorship, partners also have unlimited liability if the firm assets are insufficient to repay debts. Partners personal assets may be used. This is why participate required high mutual trust. high mutual trust की यहाँ पर जरूरत होती है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की तरह एक्ट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैम पार्टनरशिप फर्म में कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? तो देखो, मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। किसी भी लॉफुल बिजनेस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए। अगर 50 पार्टनर्स से एक्सीड करता है कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा वो इलीगल माना जाता है। जनरली बिजनेस में 50 पार्टनर्स ही अलाउ होते हैं। देखो क्या लिखा है, मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड, मैक्सिमम लिमिट इज, सॉरी ये 50 होना था, मैक्सिमम लिमिट इज 50 जनरल बिजनेसेस। इफ इट एक्सीड्स द लिमिट इट बिकम्स एन इलीगल एसोसिएशन। अगर 50 से ज्यादा मेंबर्स किसी जनरल बिजनेस में आते हैं तो वो इलीगल एसोसिएशन में काउंट होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब मैम लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी इधर भी है, इधर तो पार्टनर्स है ना, तो इधर क्यों है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी? बेटा इधर लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसलिए है, बिजनेस खत्म नहीं होता यहाँ। बिजनेस से क्या मैं बात कर रही हूँ, एग्रीमेंट। यहाँ पर बिजनेस का मतलब होता है एग्रीमेंट। जब किसी भी, भले ही 50 पार्टनर्स हैं, लेकिन अगर किसी एक पार्टनर को भी इलनेस होती है, उसकी डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी होती है या मेंटल हेल्थ इश्यू कुछ भी होता है, अगर एक पार्टनर यहाँ से हटता है तो बेटा जो एग्रीमेंट होता है वो पूरा एग्रीमेंट डिसॉल्व होता है और एक न्यू एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है। तो बिजनेस से यहाँ मतलब मेरा किस चीज से, एग्रीमेंट से। पूरा बिजनेस खत्म नहीं हो जाएगा कि एक पार्टनर खत्म तो पूरा बिजनेस खत्म, लेकिन एग्रीमेंट बेटा वापस बनाया जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, न्यू एग्रीमेंट से फिर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, द पार्टनरशिप में डिसॉल्व इफ एनी पार्टनर डाइज, रिटायर्स और बिकम्स इंसॉल्वेंट अनलेस अ न्यू एग्रीमेंट इज फाउंड। हेंस पार्टनरशिप बिजनेसेस फेस अनसर्टेनिटी अनलेस क्लियरली प्लान्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मैम पार्टनरशिप बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसके एडवांटेज क्या है? तो वन बाय वन समझते हैं। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है मोर कैपिटल अवेलेबिलिटी। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, भाई एक ही है, सिंगल इंडिविजुअल ओनर है, तो कितना ही कैपिटल लगाएगा, कितना ही इन्वेस्ट करेगा। लेकिन यहाँ जब 10 लोग 50 लोग साथ में मिलेंगे तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके जो कैपिटल होगी वो ज्यादा होगी बेटा। सभी लोग मिलकर इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल ज्यादा निकल कर आएगी। ठीक है, since 2 or more people invest, capital is more than a sole proprietorship, better financial strength means more chances of expansion। और जब कैपिटल अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, हम न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ, न्यू न्यू एसेट्स के साथ काम कर रहे होंगे, तो बिजनेस के एक्सपेंशन के भी चांसेस ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। अब मैम बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग से क्या मतलब है? बेटा बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही सिंगल इंडिविजुअल ओनर होता था। अब इंडिविजुअल ओनर हर चीज में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, कि मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट है, फाइनेंस में भी एक्सपर्ट है, सेल्स में भी एक्सपर्ट है। लेकिन पार्टनरशिप में बेटा जब 2 या 2 से ज्यादा 10 लोग, 20 लोग, 15 लोग जब इकट्ठे आते हैं, तो हर पार्टनर के पास स्पेशलाइज नॉलेज होती है। वो अलग अलग फील्ड्स में स्पेशलाइज हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई एक पार्टनर
पार्टनर मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड हो, कोई एक पार्टनर को अच्छी नॉलेज हो सेल्स के बारे में, किसी एक पार्टनर को अच्छी नॉलेज हो फाइनेंस के बारे में। तो ये सारे जब इन लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में नॉलेज होती है तो डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड होती है बेटा, कुछ भी गलत नहीं होता। नॉलेज होती है जब तो एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग होती है और हमारा जो आउटपुट है वो अच्छे से अच्छा निकल कर आता है। देखो क्या लिखा है, डिफरेंट पार्टनर्स ब्रिंग डिफरेंट एक्सपर्टाइज लीडिंग टू मोर इन्फॉर्म्ड एंड बैलेंस टू डिसीजंस। वन मे बी गुड एट फाइनेंस अनदर एट मार्केटिंग। हो सकता है एक फाइनेंस में एक्सपर्ट हो दूसरा मार्केटिंग में, तो इससे क्या होता है सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे से चल रहे होते हैं और डिसीजन मेकिंग एक्यूरेट होती है, कोई प्रॉब्लम यहाँ में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा शेयरिंग ऑफ रिस्क। देखो पार्टनरशिप बिजनेस करने का एक एडवांटेज ये भी होता है बेटा कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में रिस्क होता है, लॉस होता है, तो उसको बर्डन शेयर कर लिया जाता है। कोई एक पर्टिकुलर इंसान उस पूरे रिस्क को बेयर नहीं करता। वही सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, भाई एक ही इंडिविजुअल ओनर है तो रिस्क भी उसके रिवॉर्ड भी उसके। लेकिन यहाँ क्या है, क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा बिजनेस फर्म कोई लॉस फेस करता है तो बेटा उस लॉस को बांट लिया जाता है और थोड़ा थोड़ा करके सभी पार्टनर्स उसको बियर करते हैं, तो जिससे एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं आता और जो लॉस है उसको अच्छे से कवर किया जा सकता है। देखो क्या लिखा है, लॉसेस एंड रिस्क आर शेयर्ड अमंग पार्टनर्स रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन वन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल पर बर्डन नहीं आता। उसके बाद फोर्थ और लास्ट मेरिट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, सीक्रेसी मेंटेन्ड। बेटा यहाँ पर भी पार्टनरशिप फर्म में भी आप सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो। आपको पब्लिक के पास अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट शो करने की, अपने एसेट्स, अपने लॉसेस, अपने प्रॉफिट ये सब शेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम पब्लिक से फंड इकट्ठा नहीं करते। तो पार्टनरशिप फर्म में भी सीक्रेसी मेंटेन्ड होती है। हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजीज हमको ही पता होती है, हमारे बिजनेस अकाउंट्स हम सीक्रेट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। Compared to companies, partnership firms are not required to publish their accounts. Business decisions remain within the firm. जो भी बिजनेस में डिसीजंस होते हैं वो फर्म के अंदर ही होते हैं, वही पार्टनर्स को ही पता होता है, बाहर उनको हमें ले जाने की जरूरत नहीं होती। सेकंड टॉपिक हमारा है हमारा डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब मैम पार्टनरशिप के डीमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्यों नहीं करनी चाहिए हमें पार्टनरशिप फर्म, इसमें गलत क्या है, बुरा क्या है। ठीक है, तो देखो वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ रहा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मैम इसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है? जी हाँ बेटा, इसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है कि पार्टनरशिप बिजनेस हमें नहीं करना चाहिए। इसमें भी भले ही तुम 50 पार्टनर हो, अगर तुम लोन रीपे नहीं कर पाते बिजनेस को एसेट्स को सेल करके भी, बिजनेस के प्रॉफिट से भी, तो तुमको अपने पर्सनल एसेट सेल कर लोन रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, like sole proprietorship, partners have to use personal property if firm assets are not enough to pay debts. Even if one partner causes loss, others are liable. और यहाँ पर क्या होता है कि भले ही किसी एक पार्टनर की वजह से हम लॉस फेस कर रहे हो, लेकिन लाइबल सारे ही पार्टनर्स होते हैं बेटा। लॉस सबको शेयर करना पड़ता है, बर्डन सबके ऊपर आता है। ऐसा यहाँ पर नहीं चलता कि भाई तुम्हारी डिसीजन मेकिंग की वजह से लॉस हुआ तो सिर्फ तुम ही उसको बियर करो, नहीं। भले ही किसी एक पार्टनर की डिसीजन मेकिंग की वजह से लॉस हो रहा हो, लेकिन उसको बियर सारे ही पार्टनर्स करेंगे फर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अभी बताया था मैंने, पार्टनरशिप में भी लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। अगर कोई एक पार्टनर उसका रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है या इंसॉल्वेंसी होती है, ऐसा कुछ भी होता है उसके साथ, तो बेटा एग्रीमेंट नया बनाया जाता है, एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। बिजनेस खत्म नहीं होता, लेकिन एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है। उसके बाद नया एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है, पहले जैसा सब कुछ नहीं चलता। डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट अपार्टमेंट में डिसॉल्व द फर्म अनलेस अ न्यू एग्रीमेंट इज मेड, इट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है लिमिटेड कैपिटल। अब मैम अभी तो आपने मैरिट्स में बोला था कि भाई यहाँ पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो बेटा देखो जब मैरिट्स बताने थे तो मैं मैरिट्स बता देती। अब हमें डीमेरिट्स बताने हैं कि बुराइयां क्या है। तो डीमेरिट्स में देखो सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में तो कैपिटल अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो वो तो मेरिट में आ गया। लेकिन अगर हम कंपनीज के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ तो बेटा लिमिटेड कैपिटल ही है कंपनीज के कंपैरिजन में, तो ये किस में आ जाता है, डीमेरिट में। क्योंकि देखो कंपनीज में क्या होता है, लोग पब्लिकली फंड इकट्ठे कर सकते हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल्स होते हैं, लोग शेयर्स खरीदते हैं और बिजनेस को पैसा, कंपनीज को पैसा देते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो कंपनीज के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या है,
लिमिटेड ही कैपिटल है तो ये भी किस में आ जाएगा, डीमेरिट्स में आ जाएगा। ऑल्दो बेटर देन सोल प्रोप्राइटरशिप, कैपिटल इज स्टिल लिमिटेड कंपेयर टू कंपनीज सुटेबल ओनली फॉर मॉडरेट स्केल बिजनेसेस, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए सुटेबल नहीं होता। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ रहा है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो बेटा, एक इंसान है तो वो किससे ही लड़ाई करेगा, डिसीजन मेकिंग भी उसका, प्रॉफिट हुआ तो भी उसका ही, लॉस हुआ तो भी उसका ही, खुद को कोस लेगा लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकता ना कि भाई डिसीजन मैंने लिया और जाके दूसरों से लड़ने लगे। वहीं पार्टनरशिप में क्या होता है, जब 2 लोग 10 लोग 15 लोग इकट्ठे आते हैं बेटा, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, लड़ाई झगड़ा पॉसिबल होता है। कोई सोचता है कि मुझे सबसे आगे होना चाहिए, ईगो क्लैश होते हैं यहाँ पर, तो दिक्कत आती है। कोई पार्टनर सोचता है मेरी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, कोई पार्टनर सोचता है मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चलना चाहिए, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, पॉसिबल होती है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, प्रॉफिट शेयरिंग और वर्कलोड में कॉज डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स, दिस कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड मोरल ऑफ द बिजनेस। अब देखो, जब अलग अलग लोग हैं तो सबके ओपिनियंस अलग अलग हैं, सबकी बातें अलग अलग हैं, कौन काम ज्यादा कर रहा है, तो इस चीज पे भी डिस्प्यूट हो सकता है, तो ये मोरल जो होता है बिजनेस का उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों पॉइंट हमारे डिमेरिट्स के खत्म होते हैं। आई होप कि पार्टनरशिप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मैम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है। देखो बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि सिर्फ इंडिया में किया जाता है। इंडिया के बाहर ये बिजनेस अलाउ भी नहीं है और कहीं लोग करते भी नहीं है। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे बेटा पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रन किया जाता है, ऐसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ रन किया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। सबसे पहले तो इसकी कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होता। दूसरा, इसका फॉर्मेशन भी बहुत इजी होता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें हमारी नहीं होती। और दूसरी बात, फैमिली में जो भी नया मेल मेंबर बर्थ होता है तो को पार्टनर्स में गिनने लगते हैं, वो ओनरशिप उसको मिल जाती है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, Hindu undivided family is a unique form of business found only in India. It is governed by Hindu law and the business is owned and carried on by the members of a joint Hindu family. The senior most male member करता इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड बिजनेस। अब ये बिजनेस किसके द्वारा चलाया जाता है मैम, इसको कौन रन करता है? क्या ऐसे पार्टनर्स होते हैं, बाहर के लोग होते हैं? नहीं, पार्टनरशिप जैसा नहीं होता। इस टाइप ऑफ बिजनेस में क्या होता है, एक फैमिली के लोग मिलजुल कर इस बिजनेस को चला रहे होते हैं, एक ही फैमिली के लोग होते हैं, फैमिली के बाहर का कोई भी पर्सन अलाउ नहीं होता है इस बिजनेस में। और जो फैमिली का हेड होता है, मतलब एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली जो होता है, वो ही इस बिजनेस के हेड कहलाते हैं, जिसको हम कर्ता भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये होती कैसी है, तो चलो देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो फीचर है इसमें आ रहा है फॉर्मेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ इन अ हिंदू फैमिली। देयर इज नो नीड फॉर एनी रजिस्ट्रेशन और लीगल प्रोसेस। एज सून एज अ मेल चाइल्ड इज बोर्न इन अ फैमिली, ही बिकम्स अ को-पार्टनर। द बिजनेस कंटिन्यूज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है बेटा, किसी भी मेल मेंबर के बर्थ के साथ ही उसको को-पार्टनर बना दिया जाता है, उसको ओनरशिप मिल जाती है। यहाँ पर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती और लीगल फॉर्मेलिटीज से किसी को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। तुम्हारी फैमिली में जब कोई नया मेल मेंबर बर्थ लेगा तो वो उसके जन्म के साथ ही बर्थ से ही को पार्टनर्स में गिना जाने लगेगा और उसको ओनरशिप मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा मेंबरशिप। अब मैं मेंबरशिप से क्या मतलब, मेंबरशिप का मतलब बेटा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जब कोई मेल मेंबर बर्थ लेता है तो उसको को पार्टनर बना दिया जाता है, उसको बर्थ के साथ ही ओनरशिप मिल जाती है। तो 2005 से पहले जो फीमेल मेंबर्स बर्थ होता था फैमिलीज के अंदर, उनको को पार्टनर्स नहीं बनाया जाता था और उनके पास कोई ओनरशिप भी नहीं होती थी। लेकिन 2005 के बाद एक एक्ट चालू हुआ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट। इसमें क्या तय किया गया, अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट, इसमें ये फिक्स किया गया कि अब जो फैमिलीज में फीमेल मेंबर्स बर्थ लेंगे उनके पास भी प्रॉपर ओनरशिप होगी, प्रॉपर वो भी को पार्टनर्स में गिने जाएंगे जैसे कि मेल मेंबर्स गिने जाते हैं, और प्रॉपर इनके पास भी राइट्स होंगे। तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट बेटा इसकी रिसीविंग प्रेसिडेंट से हमने ली थी, इंडिया के प्रेसिडेंट से 5 सितंबर 2005 को, और ये फोर्स में आया था 9 सितंबर 2005 से। अब देखते हैं क्या लिखा है।
देखो, only male members born into the family become co-partner by birth. However, after the 2005 Hindu Succession Amendment, daughters also get equal rights. The number of members keeps increasing with birth in the family. जैसे जैसे लोगों का बर्थ होता जाता है वैसे वैसे इनके मेंबर्स क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं खुद ब खुद। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या है बेटा, देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पार्टनरशिप जैसा कुछ नहीं चलता कि सभी पार्टनर्स हैं, सभी के पास ओनरशिप है तो सभी के इक्वल राइट्स है, नहीं बेटा। यहाँ पर कंट्रोल किसका होता है, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता। यहाँ पर सिर्फ कर्ता का ही बिजनेस पर कंट्रोल होता है। मैनेजमेंट के साथ डील कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ करता है। डिसीजन मेकिंग में कोई भी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली इंटरफियर नहीं कर सकता। मैनेजमेंट भी करता का, डिसीजन मेकिंग भी करता का। तो कंट्रोल किसके पास होता है, कंट्रोल होता है कर्ता के पास, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली के पास, ठीक है। The business is controlled by the eldest male member known as the Karta. He takes all decisions independently. Other co-partners do not have any say in decision making. Other co-partners के पास कोई भी right नहीं होता है कि वो decision making में कुछ भी बोल सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारा लाइबिलिटी। अब मैम लाइबिलिटी क्या है, देखो बेटा पार्टनरशिप में क्या हो रहा था कि सभी पार्टनर्स के पास इक्वल लाइबिलिटी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि एक पार्टनर के पास लिमिटेड लाइबिलिटी और बाकी के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो कर्ता होता है बेटा, जिसके डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो मैनेजमेंट के साथ डील कर रहा होता है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी जो को पार्टनर्स मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब कि अगर अनफॉर्चुनेटली बिजनेस में कोई लॉस होता है तो कर्ता के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो उसके पर्सनल एसेट्स भी सेल कर दिए जाएंगे, और वही जो को पार्टनर्स हैं, फैमिली के अदर मेंबर्स हैं, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उनके पर्सनल एसेट्स पर कोई बात नहीं आती। वो सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट से ही क्या कर रहे होते हैं, पे करते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो लिखा है कर्ता has unlimited liability, meaning his personal property can be used to repay debts. Other co-partners have limited liability restricted to their share in the family of business. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब मैम, बेटा यहाँ पर जनरेशन के बाद जनरेशन में बिजनेस चलता रहता है, ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि न्यू मेंबर्स बर्थ लेंगे, न्यू मेंबर्स को पार्टनर्स बना दिया जाएगा, उनको भी ओनरशिप मिल जाएगी। और जैसे ही जो कर्ता होते हैं एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, अगर उनकी डेथ हो जाती है बेटा, पहली बात तो वो अपनी आखिरी सांस तक हेड ही बने रहते हैं, और उसके बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद जो नेक्स्ट हेड मेंबर होता है, नेक्स्ट जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, उसको कर्ता बना दिया जाता है खुद ब खुद ही। ना तो यहाँ पर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, ना कुछ किया जाता है, बस जो सबसे बड़ा फैमिली का मेंबर है उसको कर्ता बना दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, बिजनेस पीढ़ियों से चलता चला आता है, ये कभी खत्म नहीं होता। अभी चल रहा है, हमारे जो कर्ता उनकी डेथ हो जाएगी तो नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेंबर फैमिली का होगा उसको कर्ता बना दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत डिफरेंट चीज है, तो सिर्फ यही देखने को मिलती है। The business continues to exist even after the death of the karta. The next eldest member becomes the new karta, ensuring the continuity of business operations. ये कभी रुकती नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेरिट्स। मैम क्यों करने चाहिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, हम क्यों करें, इसके एडवांटेज क्या है? तो देखो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है इजी टू स्टार्ट। कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं होती, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी बाहर का कोई भी पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं है, कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। इजी टू स्टार्ट है, फैमिली के लोग मिलजुल कर बात कर इसको स्टार्ट कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। अब क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नीडेड नहीं होती तो इसको कभी भी खोला जा सकता है, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर। जैसे फैमिली के लोग बैठकर जो सोचते हैं, जैसे उनकी क्षमता होती है, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज होता है, किसी भी तरह के लिए हम किसी को आंसरेबल नहीं होते, ठीक है। देखो, it doesn't require any formal registration or agreement, making it simple to start. The business automatically exists within the family, avoiding legal complexities. किसी भी तरह की कोई legal complexities फेस इसमें हमें नहीं करनी पड़ती। सेकंड पॉइंट है इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल का क्या मतलब है बेटा, देखो अब क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ कर्ता ही डिसीजन लेता है, कोई और तो मेंबर इंटरफेयर कर नहीं सकता। अब डिसीजन सिर्फ कर्ता को लेना है तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, इफेक्टिव होते हैं, उसने सोचा और डिसीजन कर दिया। क्योंकि जब कोई इंटरफेयर ही नहीं कर सकता, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा बेटा, तो डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, क्योंकि किसी को राइट ही नहीं है बोलने का, भाई कर्ता का डिसीजन है वो लेगा। और अगर लॉस होता है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी सिर्फ कर्ता की है, तो कोई इंटरफेयर नहीं करता। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं होता, जो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में भी हमारी
मदद करता है। ठीक है, अब आ रहा है बेटा नेक्स्ट पॉइंट। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, सिंस कर्ता अलोन मेक्स डिसीजंस दे आर क्विक एंड इफेक्टिव, देयर इज नो कंफ्यूजन और डिले कॉज्ड बाय दिस एग्रीमेंट अमंग मेंबर्स। जब कोई इंटरफेयर ही नहीं कर सकता, किसी के साथ कंसर्न ही नहीं करना, तो बहुत क्विक जो है डिसीजन मेकिंग होती है। थर्ड पॉइंट आ रहा है कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस। मैम क्या मतलब है कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस? बेटा कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस का मतलब होता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो बिजनेस की एक्सिस्टेंस होती है वो कंटिन्यूटी के साथ चलती रहती है। पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में कंटिन्यूटी का लैक होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखो जब से सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई रिटायरमेंट नहीं होता, आखिरी सांस तक जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है वो करता होता है, और इसके बाद अगर उस कर्ता की डेथ हो जाती है, इलनेस होती है या फिर मेंटल हेल्थ इशू कुछ भी होता है, तो नेक्स्ट फैमिली का जो एल्डेस्ट मेंबर होता है उसको कर्ता बना दिया जाता है। ये जनरेशन टू जनरेशन, ये पीढ़ी से चलता चला आया हुआ बिजनेस होता है, कभी ख़त्म नहीं होता। इस जनरेशन में चलेगा, इस जनरेशन के बाद जब दूसरी जनरेशन जो एल्डेस्ट मेंबर ख़त्म हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, तो दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसकी एक्सिस्टेंस कंटिन्यूटी के साथ चलती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, इट पैसेस ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट डिसोल्यूशन। कोई डिसोल्यूशन भी इसमें नहीं होता, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता, तो डिसोल्यूशन कहाँ से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। अब मैम क्या मतलब है लॉयल्टी एंड कॉपरेशन का? बेटा लॉयल्टी एंड कॉपरेशन का मतलब है, क्योंकि इस बिजनेस में सारे फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, एक ही फैमिली के लोग हैं, बाहर का तो इसमें कोई इन्वॉल्व होता नहीं है, तो एक ही फैमिली के लोग हैं, तो यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अच्छी होती है। तो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कभी आती भी है तो वो बैठ कर कंसर्न करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो लॉयल्टी होती है और काम अच्छे से इफेक्टिव तरीके से चलता रहता है। ठीक है, देखो क्या है, as members belong to the same family, they work with greater unity and understanding, this faster better cooperation and less internal conflict। internal conflicts भी इसमें कम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा हमारा डीमेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैम इसकी डीमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। मेरिट्स हमने समझ लिए, अब हम चलते हैं डीमेरिट्स की तरफ। तो देखो वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखा है लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या मैम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं? जी हाँ बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि देखो भले ही को पार्टनर्स ज़्यादा हैं, भले ही ओनरशिप ज़्यादा लोगों के पास है, लेकिन बेटा बिजनेस तो एक ही फैमिली का है ना, बिलोंग तो सारे मेंबर्स उस एक ही बिजनेस पर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि एक बिजनेस से कितना ही प्रॉफिट निकलेगा, और डिस्ट्रीब्यूट होता है वो भी सारे को पार्टनर्स में, सारे जिनके पास ओनरशिप है सब में डिवाइड होता है, तो कितना ही प्रॉफिट आएगा और कितना ही ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे क्या होता है रिसोर्सेज कहीं ना कहीं लिमिटेड होते हैं, और स्पेशली जब लार्ज कैपिटल नीडेड होता है तो कहीं ना कहीं ये मॉडर्नाइजेशन का लैक फेस करते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल फंड्स। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द बिजनेस डिपेंड्स सोलली ऑन फैमिली रिसोर्सेज एंड सेविंग्स, दिस लिमिट्स एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन स्पेशली व्हेन लार्ज कैपिटल इज नीडेड। सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन। अब मैम लैक ऑफ मोटिवेशन का क्या मतलब है? देखो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग सिर्फ किसकी, कर्ता की, मैनेजमेंट से डील कौन करता है, सिर्फ कर्ता, तो बाकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं बेटा, जो को पार्टनर्स होते हैं, कहीं ना कभी उनको क्या होता है, उनके मोटिवेशन में कमी आती है, उनको ऐसा लगता है कि यार हम भले ही को पार्टनर्स हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, भले ही हमारे पास ओनरशिप है, लेकिन हमें करना तो वही है ना जो कर्ता हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रहे हैं, जो ऑर्डर्स दे रहे हैं हमें उनको ही फॉलो करना है, तो उनके मोटिवेशन में थोड़ी कमी आ जाती है, जिससे वो बिजनेस में एफर्ट्स लगाना कम कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ये एफिशिएंसी को और मोरल ऑफ द बिजनेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, देखो लिखा है को पार्टनर्स हैव लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट एंड नो पावर इन मैनेजमेंट, दिस कैन लेड टू दिस इंटरेस्ट, लो मॉरल एंड लैक ऑफ एफर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बेटा हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। देखो पार्टनरशिप में क्या हो रहा था कि कर्ता पार्टनरशिप में क्या हो रहा था कि सारे ही पार्टनर्स के पास एक ही तरह की लाइबिलिटी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि एक पार्टनर के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी और बाकी के पास लिमिटेड लाइबिलिटी है। लेकिन बेटा यहाँ क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो कर्ता होता है, जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जिन्होंने पूरे बिजनेस को संभाला होता है, हेड होते हैं बिजनेस के, उनके पास तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब मैम कि बेटा कल को अगर बिजनेस कोई लॉस फेस करता है, तो जो करता है उनके पर्सनल एसेट्स भी रिस्क पर होते हैं, उनके
पर्सनल एसेट्स सेल करके भी अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके पर्सनल एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा और उसके बाद उस लॉस को बेयर किया जाएगा, ठीक है। और वहीं जो को पार्टनर्स होते हैं, अदर मेंबर्स ऑफ द और बिजनेस होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। भाई अगर लॉस हो भी गया तो बिजनेस के पैसे से अगर बेयर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हमारे पर्सनल एसेट्स पर कोई बात नहीं आती। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अगर तुम एल्डर मेंबर हो अपने फैमिली के तो मत करो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि अगर कोई लॉस हुआ अनफॉर्चुनेटली बिजनेस में तो बेटा तुम तो गए, तुम्हारे पर्सनल एसेट सेल हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ रहोगे, क्या करोगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा घर, जो भी तुम्हारे पास होगा, लॉस को बेयर करने के लिए उसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। देखो, द पर्सनल एसेट्स ऑफ द कर्ता आर एट रिस्क इन केस द बिजनेस सफर्स अ लॉस, दिस कैन क्रिएट फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड हेजिटेशन इन टेकिंग रिस्क। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली डिस्प्यूट्स। अब फैमिली डिस्प्यूट्स, मैम अभी तो आपने बोला था कि एक ही फैमिली के लोग हैं तो यूनिटी अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। बेटा जब मुझे मेरिट्स बताने थे तब मैं मेरिट्स बता रही थी, अब मुझे डीमेरिट्स बताने हैं। देखो हर चीज़ की ना दो टाइप होती है, दो अलग अलग साइड्स होती है। तो अब डीमेरिट्स में देखो, एक तो कोई है नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल ओनर होता है, तो भाई वो किससे ही लड़ेगा, लॉस होगा तो भी उसी का, प्रॉफिट होगा तो भी उसी का। अब ऐसा तो वो कर नहीं सकता कि डिसीजन मेकिंग उसकी और जाके पड़ोसी से लड़ रहे हैं, नहीं भाई मेरा तो लॉस हो गया, तुम बताओ, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या है कि देखो भले ही एक फैमिली के लोग हैं लेकिन मेम्बर्स तो ज़्यादा है ना, पार्टनरशिप तो ज़्यादा लोगों के पास है। तो यहाँ क्या होता है, वर्कलोड की वजह से कई बार ये होता है कि फैमिली मेम्बर्स में डिस्प्यूट्स इस वजह से भी हो जाते हैं कि यार तुमने उसको तो कम काम दिया, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा है, हमारा कम बन रहा है। तो इससे भी फैमिली में डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि बेटा फैमिली मेम्बर्स तो भले ही फैमिली मेम्बर्स हैं लेकिन लोग तो है ना, जहाँ 4 लोग होते हैं वहाँ पर डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी होती ही होती है, ठीक है। देखो लिखा है, differences among family members can lead to misunderstandings and disputes. This can affect the smooth running of the business. अब देखो इस चैप्टर के हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, इस वीडियो में पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा कल, उस वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी दोनों ही खत्म कर देंगे और चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, उन दोनों टॉपिक्स को हम कल कवर करेंगे। कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।